Hello and good morning everyone. Welcome in the class of economics. So students, we have started a new chapter in our previous class, that is infrastructure, and we have discussed the meaning and importance of infrastructure. We have discussed that infrastructure is of two types, social infrastructure and economic infrastructure. Then after I have explained you the importance of both the infrastructural facilities, and then we have discussed that in our syllabus we have to go with the health infrastructure only. एनर्जी वाला जो पूरा पोर्शन है वो आपको नहीं पढ़ना है. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है एनर्जी, जो सीबीएसई ने आपके सिलेबस से हटा दिया है. हमें पढ़ना है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. तो देखिए हेल्थ क्या है. हेल्थ आप सबको पता है जनरली हेल्थ का क्या मीनिंग है. जब मैं अपने सारे काम प्रॉपरली कर पा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई मेंटल प्रेशर नहीं है, मैं फिजिकली फिट एंड फाइन हूँ, तो उस टाइम पे मुझे लगेगा यस आई एम हेल्दी. राइट. मेरे किसी भी रूटीन वर्क में कोई हर्डल नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कहीं बॉडी में पेन नहीं है, कोई मेंटल प्रेशर नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इजीली मैं अपने मॉर्निंग टू इवनिंग के शेड्यूल को मेंटेन कर पा रही हूँ, तो मैं हेल्दी हूँ. जनरल ट्रेंड में यही होता है. किसी दिन हमारा हेडेक हो रहा है तो शायद हम कोई काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे. किसी दिन मेरे लेग में पेन है तो शायद मैं खड़े होकर आपको पढ़ा पाने में कंफर्टेबल नहीं रहूंगी. तो अगर मैं कंफर्टेबली सब कुछ कर पा रही हूँ, इसका मतलब मैं हेल्थ की पोजीशन, मैं हेल्दी हूँ. अब WHO ने हेल्थ के बारे में क्या कहा. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है देखते हैं. हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. तीनों, फिजिकली भी फिट एंड फाइन, मेंटली भी और सोशली भी वेलबींग होनी चाहिए. यानी सोशल वेलबींग का मतलब है सोसाइटी में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मुझे मेंटेन करना है, प्लस जो भी कल्चरल और अलग अलग वैल्यूज को प्रिजर्व करते हुए मुझे चलना है, मैं वैसे भी प्रॉपर हूँ, मैं उन सब चीजों को समझ पा रही हूँ और उनके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर पा रही हूँ. तो ये सोशल, मेंटल और फिजिकल वेलबींग को कहेंगे हेल्थ का प्रॉपर स्टेट. एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी. काफी बार क्या होता है, कुछ लोग फिजिकली फिट एंड फाइन तो होते हैं, जैसे कोई फिजिकल डिजीज नहीं है, कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, लेकिन उनका मेंटल लेवल ऐसा है कि वो लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो जो कल्चरल वैल्यूज हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो खुद को आइसोलेट करके रखना चाहते हैं. तो ऐसे में भी हम उस पर्सन को हेल्दी नहीं कह सकते. ठीक है. तो WHO ने कहा है फॉर बीइंग हेल्दी इट इज कंपल्सरी दैट योर फिजिकल स्टेट, योर बॉडी शुड बी फिट एंड फाइन, योर माइंड शुड बी प्रॉपरली वर्किंग, एंड along with this your mind should accept the society. Your mind should adjust yourself in the social conditions as well. ठीक है. यहाँ इन्फॉर्मिटी का मीनिंग होता है किसी भी तरीके से कोई, आप कह दीजिए कमी आपकी बॉडी में, जिसे हिंदी में हम दुर्बलता कहते हैं. कोई भी तरीके से अगर हम वीक हैं तो उसको इन्फॉर्म बॉडी कहेंगे. और डिजीज आपको पता ही है. तो डिजीज और इन्फॉर्मिटी नहीं होने के साथ साथ फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का होना भी जरूरी है. अब देखिए हेल्थ से रिलेटेड कुछ सिंपल पॉइंट्स, बहुत आसान पॉइंट्स दिए हुए हैं. नंबर 1, health is not only absence of disease but also the ability to realize one's potential. It is the yardstick of one's well-being. ये कह रहे हैं डिजीज का ना होना जरूरी है, साथ में ये भी जरूरी है कि आप अपनी कैपेसिटी का फुलर यूटिलाइजेशन कर सको. अगर एक इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी को प्रॉपर यूटिलाइज कर रहा है तो वो हेल्दी है, या करने के केपेबल है तो वो हेल्दी है. नंबर 2, इट इज अ होलिस्टिक प्रोसेस रिलेटेड टू ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. हेल्थ में हम किसी एक पोर्शन की हेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं, या किसी एक सेक्शन की हेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल इंडिविजुअल की पूरी एंटायर बॉडी और नेशन के सारे इंडिविजुअल्स की हेल्थ की बात कर रहे हैं. ओवरऑल आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, फिजिकली भी, मेंटली भी और इमोशनली भी. राइट. आगे देखिए. Health improves the efficiency and productivity of a person and he is able to contribute more in economic development of a country. ये आपसे पूछ सकते हैं what is the importance of health? तो आपको बताना है that health improves the efficiency and productivity of a person and it makes him able to contribute more in economic development of a country. This is the importance of health from economic point of view. कि एक इंसान ज्यादा अच्छे से काम कर पाता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर पाता है. राइट. आगे देखिए. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट हेल्थ फैसिलिटीज आर एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल. सरकार की ड्यूटी है कि वो ये इंश्योर करे हेल्थ फैसिलिटी हर इंसान के लिए अप्रोचेबल और एक्सेसिबल हो, यानी हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल हो हर इंसान के लिए इकोनॉमी में और हर पर्सन की उस तक पहुंच हो, उस तक रीच हो.
Next, it is difficult to define the health status of nation in terms of single set of measure. किसी एक मेजर से आप कभी भी ये नहीं चेक कर पाओगे कि whether your nation is healthy or not. हेल्थ स्टेटस को मेजर करने के लिए आपको बहुत सारे वेरिएबल्स को यूज करना पड़ेगा, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ बर्थ शो करेगा आपकी इकोनॉमी में जो इन्फेंट्स हैं उनके हेल्थ स्टेटस को, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, न्यूट्रिशन लेवल along with the incidence of communicable and non-communicable disease. ये कह रहे हैं ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको ओवरऑल ऑब्जर्व करके हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि इकोनॉमी में हेल्थ का क्या स्टेटस है. आगे देखिए 23. नेक्स्ट, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. आपको पता होगा जैसे कोविड-19 कौन सी डिजीज है, कम्युनिकेबल, तभी लॉकडाउन की जरूरत पड़ गई थी, राइट. आगे देखिए, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर्स अ कंट्री ऑफ हेल्दी मैन पावर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स हर चीज को रिलेट करेगा प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ से. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं हेल्थ का डेवलपमेंट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इसलिए भी जरूरी है ताकि इकोनॉमी में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ सके. नेक्स्ट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, अदर पैरामेडिकल प्रोफेशंस कैसे हैं, इकोनॉमी में बेड कितने हैं, इक्विपमेंट्स कितने हैं हॉस्पिटल में जो चाहिए, और इसके अलावा क्या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डेवलप्ड है, क्या मेडिसिन प्रॉपर्ली इकोनॉमी में बन रही है. अब फिर ये क्या कह रहे हैं, मेयर प्रेजेंस ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट सफिशिएंट टू हैव हेल्दी पीपल, इट शुड बी एसेसिबल टू ऑल द पीपल. अब सपोज हमारी इकोनॉमी में हॉस्पिटल्स तो बहुत है बट लोगों की रीच में नहीं. गांव से शहर तक हॉस्पिटल में आते आते ही रास्ते में अगर इंसान की डेथ हो जाती है तो वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी काम का नहीं है. तो हर एरिया में हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि लोग इमरजेंसी के टाइम पे उस फैसिलिटी को यूज कर सके. फिर health infrastructure is an important indicator to understand the healthcare delivery provisions and mechanism of a country. It also signifies the investment and priority accorded to certain infrastructure, to creation of infrastructure in public and private sector. ये कह रहे हैं आप अगर अपनी इकोनॉमी के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट कितनी प्रायोरिटी दे रही है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को या प्राइवेट सेक्टर कितनी प्रायोरिटी दे रहा है इसको, और आपकी सिस्टम, आपकी इकोनॉमिक सिस्टम का कैसा मैकेनिज्म है, लोगों को कैसी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है हेल्थ से रिलेटेड. अब देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के हेल्थ स्टेटस की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं द गवर्नमेंट हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू गाइड एंड रेगुलेट all health related issues such as medical education, adulteration of foods, drugs and poisons, medical profession, vital statistics, mental deficiency and lunacy. ये कह रहे हैं सरकार की एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, उसकी एक ऑब्लिगेशन है कि वो हेल्थ रिलेटेड सभी मैटर्स को स्टडी करे और उससे रिलेटेड सारी चीजें जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करे लोगों की. ठीक है, हम हेल्थ में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, मेडिकल एजुकेशन को, फूड में अडल्ट्रेशन जो हो रहा है वो भी हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, हमें इम्पैक्ट करेगा. ड्रग्स और पॉइजन जो बन रहे हैं, मेडिसिन जो बन रही है वो, मेडिकल प्रोफेशन सारा, स्टैटिस्टिकल डेटा जो हेल्प करेगा आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एसेस करने का, लोगों का मेंटल स्टेट, मेंटल डेफिशिएंसी और किसी का स्टूपिड बिहेवियर, किसी की ल्यूनेसी या किसी का पागलपन, ये भी हेल्थ के अंदर ही इंक्लूड होगा, है ना, कैसे उसको वापस रिकवर किया जाए. तो देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया. The union government involves broad policies and plans through Central Council of Health and Family Welfare. यूनियन गवर्नमेंट बनाती है अलग अलग पॉलिसीज और प्लान सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की हेल्प से, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है. It collects information and renders financial and technical assistance to state government, union territories and other bodies for implementation of important health programs in the country. यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की हेल्प से क्या करती है, अलग अलग डेटा कलेक्ट करती है और फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल हेल्प जो जो स्टेट गवर्नमेंट को या यूनियन टेरिटरीज को चाहिए या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए बनी है, उसको जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी हेल्प चाहिए वो हेल्प प्रोवाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, इकोनॉमी में अलग अलग प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करवा के. फिर ये कह रहे हैं इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, but the health status of great majority of people is far from satisfactory as compared to China and other developed countries.
आप ये लास्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, चाइना का हेल्थ स्टेटस काफी बढ़िया है हमसे कंपेयर किया जाए तो। हमारा तो हेल्थ स्टेटस बहुत पुअर है क्योंकि हम पुअर नेशन है, राइट। इंडिया इज अ पुअर नेशन, ये आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। तो ऐसे में जो लार्ज पॉपुलेशन है उसको गवर्नमेंट क्या हेल्थ केयर फैसिलिटी दे रही है, ये अगर आपको पढ़ना हो तो आपको पता चलेगा कि हम कितना पीछे हैं। हमारी कंडीशन बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। हमारे यहाँ पे अभी भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स भी नहीं है। लेकिन पिछले 5 डिकेड्स की बात करें तो कुछ प्रोग्रेस जरूर हुई है। इंडिया हैज बिल्ड अप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेड कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन इंप्रूविंग द हेल्थ ऑफ इट्स पॉपुलेशन। इसके साथ अगर आप बात करेंगे लास्ट 3 इयर्स की तो और ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है। वैक्सीनेशन की सक्सेस की आप जब बात करते हैं या कोविड की रिकवरी रेट्स की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि यस, इंडिया ने कुछ रिकवरी की है। इवन वैक्सीन भी हमने बनाई, ठीक है, और वैक्सीनेशन आज भी कितने लोगों का हो चुका है, कैसे सिस्टम से गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया। तो अब ये इमेज थोड़ी सी अलग होगी। कोविड के बाद बहुत सारी हॉस्पिटल्स बनी, बहुत सारे बेड्स बने, बहुत सारे हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए गए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगवाए हैं ना, तो बहुत हमने प्रोग्रेस करी। बट की कब, जब सिचुएशन वर्स्ट हो गई, जब बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, हमने बहुत सारे लोगों को खो दिया, उसके बाद में गवर्नमेंट ने इसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज की। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे, एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ आपको एक पॉजिटिव बात शो करनी है। यहाँ आपको बताना है कि कैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्रीमेंट आया, कैसे गवर्नमेंट ने पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया इकोनॉमी। तो देखिए, ओवर द इयर्स इंडिया हैज बिल्ड अप अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर एट डिफरेंट लेवल्स. At the village level, a variety of hospitals, technically known as primary healthcare centers, have been set up by the government. अभी जब वैक्सीनेशन हो रहा था तो आपने सुना होगा 1 नंबर डिस्पेंसरी, 2 नंबर डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरीज सुना है। वो डिस्पेंसरीज बेसिकली प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं। क्या क्या होता है यहाँ पे, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि इंडिया में विलेज लेवल पे बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स गवर्नमेंट ने सेटअप किए, एस्टैब्लिश किए। India also has a large number of hospitals run by voluntary agencies and private sector. प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स आपको पता ही है, काफी डिजीजेस ऐसी है जिसका ट्रीटमेंट सिर्फ इंडिया में है। लोग फॉरेन से इंडिया आते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए। These hospitals are manned by professionals and paramedical professionals trained in medical, pharmacy and nursing colleges. ये कह रहे हैं वॉलंटरी एजेंसीज भी बहुत है, प्राइवेट सेक्टर की भी बहुत सारी हॉस्पिटल्स है जो बढ़िया ट्रीटमेंट लोगों को दे रही है। Since independence, there has been significant expansion in physical provision of health services. अगर हम physical provision की बात करें कि numbers में हम count करें, quality की बात नहीं हो रही है, number की बात हो रही है, तो बिल्कुल increment आया है। देखिए, number of hospital and dispensary 1951 में 9294 हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज थी, जो नंबर हमने इंक्रीज करके 45,978 तक ले आए। और अगर 2021 के डेटा देखेंगे तो ये नंबर और इंक्रीज हो गया है। फिर नर्सिंग पर्सनल 18,054 से इंक्रीज होके 23.44 लाख हो गया, तो यहाँ पे एक अच्छी प्रोग्रेस है। और एलोपैथिक डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो 61,800 से इंक्रीज होके 9.2 लाख हो गए, और अब ये नंबर और ज्यादा इंक्रीज हो गया होगा। अब पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नंबर देखिए, ओवरऑल इंक्रीज दिखा रखा है। ये ऊपर हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज है, यहाँ सिर्फ हॉस्पिटल्स की बात की गई है, ठीक है। अगर आप बेड्स की बात करोगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो उसका इंक्रीमेंट, अब एक क्वेश्चन आएगा क्या ये टेबल लर्न करनी है? नो, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हम ये डेटा रटने बैठे। एग्जाम में अगर आएगा तो टेबल दी हुई होगी, आपको तो सिर्फ इसका इवैल्यूएशन एक्सप्लेन करना है। आपको आप इससे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो वो एक्सप्लेनेशन देना आना चाहिए, ठीक है। तो टेबल लर्न नहीं करनी, बट टेबल को कैसे एक्सप्लेन करना है ये आपको जरूर आना चाहिए। डिस्पेंसरीज का नंबर बता रखा है कितना इंक्रीज हो गया। PHCs प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, PHC स्टैंड्स फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, वो कितनी इंक्रीज हुई है। सब सेंटर जो सपोर्टिंग सेंटर्स होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर, वो पहले तो थे ही नहीं इंडिपेंडेंस के टाइम पे, फिर धीरे धीरे इसका नंबर इंक्रीज हो गया है। और लास्ट में इसका नंबर डिक्रीज हुआ है।
इसको अभी हम स्टडी करेंगे। और कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, CHC कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, इसकी अगर हम बात करें तो इसका नंबर भी इंक्रीज हुआ है। अब सब सेंटर्स का नंबर डिक्रीज हुआ है क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हमने बढ़ाए हैं और प्लस अपने डिस्पेंसरीज बढ़ा दी है, ठीक है। तो डिस्पेंसरीज में कन्वर्ट किया गया है इसको। ये सारा डेटा जो है ये नेशनल कमीशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड हेल्थ, मिनिस्ट्री, तो ये डेटा कलेक्ट हुआ है। फिर लास्ट में ये कह रहे हैं the expansion of health infrastructure has resulted in eradication of deadly diseases like smallpox, guinea worms and the near eradication of polio and leprosy. ये कुछ डिजीजेस है। guinea worm एक इन्फेक्शन है जो कंटैमिनेटेड वाटर या फिर फूड की वजह से हो जाता है। अगर आप दूषित पानी पी लेते हैं तो बॉडी में एक इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन अब जो बर्थ के टाइम में अलग अलग हम कहते हैं कि वैक्सीनेशन करवाया जाता है बच्चों का, उससे ऐसी सारी डिजीजेस को इरेडिकेट कर दिया गया है। पोलियो भी हमने पोलियो को इरेडिकेट कर दिया है, पोलियो के 2 बूंद राइट बर्थ के टाइम पे सभी बच्चों को लगा के। फिर ये देखिए 3 टायर सिस्टम ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 3 ऑर्गेनाइजेशंस होती है, 3 लेवल पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो कोशिश की जाती है हर एरिया में हो, हर विलेज में हो, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में नॉर्मल डिस्पेंसरी है ये वो है। यहाँ पे नॉर्मल ट्रीटमेंट होगा, फ्लू है, कोल्ड है, कफ है, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। हो सकता है ग्लूकोज चढ़वाना है आपको तो वो हो जाएगा, बीपी चेक हो जाएगा, नॉर्मल हार्ट बीट चेक हो जाएगी, जो बेसिक क्योर है। यहाँ पे डॉक्टर रेगुलर नहीं बैठता, नर्सिंग स्टाफ बैठता है। डॉक्टर वंस इन अ वाइल विजिट करता है और जो पेशेंट्स की प्रॉब्लम होती है उसको क्योर कर देता है। तो देखिए प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या क्या इंक्लूडेड है यहाँ पे वो बता रखा है। सेंटर क्या होते हैं वो आगे बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या क्या चीजें हैं वो एक्सप्लेन है। पहले education concerning prevailing health problems and methods of identifying, prevailing and controlling them. जो भी करंट हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है उसकी एजुकेशन हो, लोगों में पता हो कि कैसे उसको प्रिवेंट करना है और कैसे कंट्रोल करना है। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, जस्ट जो बेसिक लेवल की चीजें होती है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जो मैटरनिटी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो भी वुमेन को कैसे हेल्दी रखा जाए, और चाइल्ड हेल्थ केयर से रिलेटेड कुछ चीजें। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड इंजरीज, जो मेन इन्फेक्शन रिलेटेड डिजीज है उनका कैसे आप उनसे क्योर कर सकते हो। प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, जो मेंटल हेल्थ कैसे मेंटेन की जाए और जो बेसिक मेडिसिन है। अब प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए जाते हैं। ये वो सेंटर्स है जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रही थी, बेसिक डिस्पेंसरीज। कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स और सब सेंटर्स बनाए जाते हैं। विलेजेस और स्मॉल टाउन्स में इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी ज्यादा होती है। दे आर जनरली मैन्ड बाय अ सिंगल डॉक्टर, अ नर्स एंड लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन। और ये सिंगल डॉक्टर भी वहां पे 24/7 अवेलेबल हो ये जरूरी नहीं है। When the condition of patient is not managed by such center, they are referred to secondary or tertiary hospital. यहाँ पे अगर क्योर नहीं हो सकता, ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तो फिर रेफर कर दिया जाता है बड़ी हॉस्पिटल में जो सेकेंडरी या टर्शरी लेवल पे ऑपरेट कर रही है, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, नॉर्मल डिस्पेंसरी जहां पे बहुत छोटे छोटे ट्रीटमेंट होंगे, जनरल क्योर आपको मिल जाएगा, बेसिक मेडिसिन भी मिल जाएंगी। आगे देखिए सेकेंडरी हेल्थ केयर। सेकेंडरी हेल्थ केयर में सर्जरी या ईसीजी या ऐसी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज होगी, ठीक है। अगर कोई आपको किसी भी तरीके की सर्जरी करवानी है या हो सकता है कोई एक्सीडेंटल क्योर करवाना है, तो ऐसे सिचुएशन में सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स अवेलेबल है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द हॉस्पिटल्स व्हिच हैव बेटर फैसिलिटी फॉर सर्जरी, electrocardiogram yani ECG are called secondary healthcare institutions. They provide primary healthcare and also better healthcare facility. They are mostly located in district headquarters and in big towns. गांव में नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। ऑलमोस्ट ये जो सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स है ये डिस्ट्रिक्ट्स में या बड़े बड़े टाउन्स में मिलेंगे। फिर आता है टर्शरी हेल्थ केयर, इससे भी एक लेवल अप, जहां पे ऑलमोस्ट हर डिजीज का क्योर मिल जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, hospitals which have advanced level equipment and medicines and undertake all the complicated health problems which could not be managed by primary and secondary hospitals come under tertiary healthcare.
The tertiary sector also include many premier institutions which not only impart quality medical education and conduct research but also provide specialized healthcare. जैसे give me a second. जैसे कि एम्स इन दिल्ली, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट इन चंडीगढ़ और ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस. नाउ योर टास्क इज टू फाइंड आउट द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स एंड टर्शरी हेल्थ सेंटर्स ऑफ राजस्थान. आपको कल नेम्स लेके आने हैं. आप चाहे तो लिख के मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हमारे बीकानेर लेवल पे कौन कौन से हैं, सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर कौन से हैं, आप नियरेस्ट ढूंढे. बीकानेर की नियरेस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हो तो आपको विद इन योर सिटी ही मिल जाएगा. ठीक है. और सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स और टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स. तो ये आपका एक छोटा सा टास्क है. इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्राइवेट सेक्टर क्या रोल प्ले कर रहा है. अभी तो हमने पब्लिक के बारे में पढ़ा, तो ये पोर्शन हम जल्दी से कवर कर लेते हैं. देखिए, प्राइवेट सेक्टर का रोल रिसेंट टाइम में अच्छे लेवल तक इंक्रीज हो गया है. मोर देन 70% ऑफ हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर रन कर रहा है. प्राइवेट सेक्टर में 2/5 ऑफ बेड अवेलेबल है. ओवरऑल इंडिया में जितने बेड्स अवेलेबल है उसके 2/5 बेड प्राइवेट सेक्टर के पास है. नियरली 60% ऑफ डिस्पेंसरीज प्राइवेट सेक्टर रन कर रहा है. प्राइवेट सेक्टर 80% आउट पेशेंट्स और 46% इन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दे रहा है. और प्राइवेट सेक्टर एक डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है मेडिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग में भी. ठीक है. मेडिकल टेक्नोलॉजी हो गया, चाहे रिसर्च वर्क हो गया, चाहे मेडिसिन बनाना हो गया, इन सब में प्राइवेट सेक्टर का रोल थोड़ा ज्यादा है. प्राइवेट सेक्टर एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है. आगे देखिए, एनआरआई और इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बना रही है इंडिया में, ताकि रिच और मेडिकल टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके. हम कल डिस्कस करेंगे कि इंडिया में मेडिकल टूरिज्म का भी बहुत स्कोप है. हमारे यहाँ की योगा, हमारे यहाँ का मेडिकल सिस्टम, हमारे यहाँ का मेडिटेशन सिस्टम ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम बहुत सारे फॉरेनर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं. तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे. अभी यहाँ पे देखिए लास्ट पैराग्राफ में ये क्या कह रहे हैं. However, private sector in India has grown independently without any major regulation. Some private practitioners are not even registered doctors and are known as quacks. The role of government in providing health care is still very important, as poor people can depend only on government due to huge expenses in private health services. ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए भी कुछ बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं किया. अभी तो ऐसे में गवर्नमेंट को एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो पुअर पीपल है वो प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड नहीं हो सकते. वो प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम पे बिल्कुल डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है. तो ऐसे में